हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे इस सेशन में, जिसमें हमारा सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और नॉर्मल टू डायमेंशनल मोशन इन अ प्लेन, इसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक साइक्लिस्ट है जो कि इस सर्कुलर पाथ में पॉइंट पी से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो ये हो गया स्टार्ट पोजीशन। वहां से ये इस पाथ को फॉलो करके क्यू तक पहुंच रहा है। सॉरी, स्टार्टिंग पोजीशन है ओ, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। यहां से पी पे गया, फिर पी से क्यू तक गया, फिर क्यू से वापस ओ तक आ गया। तो एंड और स्टार्ट पोजीशन ओ हो गया। एम आई क्लियर? और इस पूरे जर्नी को कवर करने में इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 10 मिनट। पूरा जर्नी कंप्लीट करने में इसे टाइम जो लग रहा है वो है 10 मिनट। साथ ही साथ कहा गया है द साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पार्क सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। इसका जो रेडियस है ऑब्वियसली ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस आर विच इज गिवन 1 किलोमीटर। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे पहला पार्ट, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप सब इसका आंसर मुझे बताओ क्या होना चाहिए। यस, जिनका आंसर 0 आया है वो एग्जैक्ट सही सोच रहे हैं, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन। जहां से शुरू हुआ और जहां पे एंड हुआ उसके बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से स्टार्ट होके ओ पे एंड हो जा रहा है, तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जा रहा है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये होता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 ही होगा। आई थिंक ये एक साधारण सी चीज तो अभी तक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो आपको निकालना है इसका डिस्टेंस कितना कवर किया और एवरेज स्पीड कितना है, वो आपका सी क्वेश्चन में पूछा गया। सो नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग निकालना चाहे कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो मैं बोल सकता हूँ ओ से पी तक जाता है, फिर वो पी से क्यू तक गया और फिर क्यू से ओ तक आया। ये टोटल डिस्टेंस था। ओ से पी तक 1 किलोमीटर इसका रेडियस है, क्यू से ओ तक 1 किलोमीटर इसका रेडियस है। और अगर आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देख रहे हो तो ये 1/4 मतलब 1/4 ऑफ द इंटायर सर्कमफेरेंस का पोर्शन है पी क्यू। यस और नो? यस। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr होता है और इसका 1/4 पार्ट है ये, तो y 4 कर दोगे। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो इसको आप लिख सकते हो 2 + 1/2 इंटू पाई किलोमीटर। आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर लो तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, ये अप्रॉक्सीमेटली देखना 3.57 किलोमीटर के आसपास आएगा। ओके, 3.57 किलोमीटर। चेकआउट, सबको एक बार चेक कर लो इसे। पाई का वैल्यू 3.14 बिठाओ एंड देन उसको 2 से डिवाइड करो और फिर 2 के साथ ऐड करो। तो ये हमारा आ गया नेट डिस्टेंस। सो हमारा एवरेज स्पीड अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हो जाएगा सिंपली नेट डिस्प्लेसमेंट की जगह हो जाएगा ये नेट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो यहाँ नेट डिस्टेंस जो हो जा रहा है वो हो रहा है 3.57 किलोमीटर और जो टाइम है वो है 10 मिनट। मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया है। तो 10 मिनट को आप लोग चाहो तो ये
आएगा किलोमीटर पर मिनट का स्पीड में, लेकिन एक्चुअली किलोमीटर पर मिनट तो होता नहीं है, किलोमीटर पर आवर के स्पीड में हम लोग बताते हैं। तो इसको आप 60 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 3.57 डिवाइडेड बाई 10, इसको बाई 60 कर दो तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। और इसका आंसर आप सब कैलकुलेट करके चेक करना, इसका आंसर 21.42 आ रहा है कि नहीं। 21.42 किलोमीटर पर आवर। देखो कैलकुलेशन करना होगा, एग्ज़ाम में कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए प्रैक्टिस करते वक्त कैलकुलेशन किया करो। ओके, सो ये क्वेश्चन हमने समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक ओपन ग्राउंड है जहाँ पे एक मोटरिस्ट जो है वो फॉलो कर रहा है एक ट्रैक को, जिसमें वो हर बार 500 मीटर ट्रैवल करने के बाद अपने लेफ्ट साइड में टर्न ले लेता है 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए। जैसे कि यहाँ से देखो P से Q तक गया, ये रहा 500 मीटर, और जैसे ही 500 मीटर कंप्लीट हुआ वो अपने लेफ्ट साइड में टर्न ले लेता है 60 डिग्री के एंगल के साथ। फिर ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर जैसे ही 500 मीटर कवर किया, मतलब क्यू आर इज ऑल्सो 500 मीटर, फिर वो अपने लेफ्ट साइड में टर्न ले लिया विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एम आई क्लियर? फिर ऐसे ही करते हुए वो कंप्लीट ऐसे घूमते जा रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इसको मार्क करूं कि कितने बार में वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, जरा सा देखना। यहाँ से पी से अगर वो स्टार्ट किया तो ये उसका फर्स्ट टर्न हुआ, ये इसका सेकेंड टर्न हुआ, एस पे इसका थर्ड टर्न आया, टी पे इसका फोर्थ टर्न आया, यू पे इसका फिफ्थ टर्न आया, और वापस पी पे जब आया तो ये टर्न करने के जगह पे सिक्स टर्न पे अपने ओरिजिनल पाथ में चला गया। आई होप ये डायग्राम समझ में आया होगा। ओके, और यहाँ पे हर लेंथ पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस टी, टी यू और यू पी, ये सारे बराबर हैं 500 मीटर्स के। आई होप ये पोर्शन जो है मैंने समझाया क्वेश्चन को, ये समझ में आया होगा। तो हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, सबसे पहला पूछा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है इसका, कब कब थर्ड टर्न पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सिक्स टर्न पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और 8 टर्न पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो अब तो ये इजी हो गया आपके लिए। आप देख रहे हो कि इसका थर्ड टर्न कहाँ हो रहा था, मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया था पहले ही, एस पे इसका थर्ड टर्न आया था। तो हम लोग बोल सकते हैं एट द थर्ड टर्न, एट द थर्ड टर्न starting from point P, motorist reach point S। yes or no? थर्ड टर्न पे अगर P से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो थर्ड टर्न पे वो S पे पहुंच जाता है, और S पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगा पी एस। पी से एस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है ना। डिस्प्लेसमेंट अगर आप इसका डिस्टेंस काउंट करोगे तो होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है मेरे दोस्त। तो अब ध्यान से देखो कि अगर इसका जितना लेंथ है इसका भी सेम लेंथ होगा, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि पी एस का जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली है पी वी डिस्टेंस प्लस वी एस डिस्टेंस। यस और नो? पी से वी का जो डिस्टेंस है प्लस वी से एस का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा पी एस डिस्टेंस के बराबर। तो हम इसे लिख सकते हैं पी वी प्लस वी एस।
अब जरा ध्यान से देखो, पीवी जो है, पीवी का जो लेंथ होगा वो इक्वल टू होगा क्यू और आर के बराबर, है ना, क्योंकि देखो ये एक, क्या कहते हैं हम लोग इसे, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल लेंथ का होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ऐसे बना हुआ होता तो इसका भी लेंथ इक्वल होता, तो ये भी जो है वो क्यू आर के बराबर है, और ये दोनों ही 500 मीटर के बराबर है, मैंने पहले ही बता दिया था। सो ये टोटल जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1000 मीटर। ये देखो समझ में आया कि नहीं। पी वी इज इक्वल टू क्यू आर और वी एस इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे एक पाथ होता जो कि इक्वल होता टू योर 500 मीटर टर्न लेता, ये इक्वल लेंथ आ गया है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिख दिया कि ये 1000 मीटर हो। अब ये हमारा जो था डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल गया। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी, फर्स्ट पार्ट था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड, 6 एंड 8 टर्न। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। मतलब हर केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर भी करना है भाई, अच्छी बात है। चलो तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया, साथ ही साथ इसका डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं थर्ड टर्न के लिए। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, तो ये हो जाएगा 1500 मीटर, 1500 मीटर। सो डिस्टेंस है 1500 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है 1000 मीटर। एम आई क्लियर? सिमिलरली चलो अब आप बताओ मुझे कि सिक्स्थ टर्न पे मैं क्या कह सकता हूँ। सिक्स्थ टर्न पे क्या कहा जा सकता है? सिक्स्थ टर्न पे बॉडी कहाँ पहुंच जा रहा है? जो मोटरिस्ट है वो पी से स्टार्ट करके सिक्स्थ टर्न पे वापस पी पे पहुंच जा रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो गया? यस और नो? यस, वेरी गुड। सो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इन लैंग्वेज कि इन सिक्स्थ टर्न मोटरिस्ट रिच टू इट्स इनिशियल पोजीशन P, ठीक है, ये सारा लैंग्वेज आप लिख सकते हो। देयरफॉर नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 एंड नेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? नेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? नेट डिस्टेंस हो जाएगा पूरा पाथ का लेंथ, मतलब 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, कितने सारे साइड है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आपको 500 को ऐड करना पड़ेगा। तो आप 6 × 500 बोल दो सिंपली, दिस इज 3000 मीटर। ओके, सिमिलरली मैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपके लिए छोड़ देता हूँ कि 8th टर्न में कहाँ पहुँचा होगा, और इसका आंसर आप आराम से अब निकाल सकते हो कि देखो अगर 6th टर्न में वापस यहाँ पहुँच गया तो 7th टर्न में कहाँ होगा? 7th टर्न वो लेगा यहाँ पे और 8th टर्न लेगा वो यहाँ पे, तो 8th टर्न पे वो आर पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वापस आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। इस बार डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पी आर होगा। यस, वेरी गुड, पी आर होगा, पी आर होगा। लेकिन यहाँ पे एंगल निकालना बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, जरा करो, सब कोई करो। चलो मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं करता हूँ इसको। सो 8 टर्न पे जो है वो पॉइंट कहाँ पॉइंट पे रीच करेगा? पॉइंट पी क्यू आर पे रीच कर जाएगा। और मैं एग्जैक्टली अगर पाथ यहाँ पे बनाऊँ तो कुछ ऐसा होगा, ये हो रहा था P, ये हो रहा था Q, ये हो रहा था R, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। इस डिस्टेंस के लिए मुझे ये एंगल चाहिए होगा, क्योंकि मुझे पता है ये 500 मीटर है, ये 500 मीटर है, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल। तो आप इंटीरियर एंगल को कितना कह सकते हो? यहाँ मैथमेटिक्स लगाओ फटाफट, वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ। यस, अगर किसी ने इसको वेक्टर से किया है तो बहुत अच्छा है अप्रोच। हम लोग इसे इसमें क्या कर सकते हैं? वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। जैसे ये पी क्यू वेक्टर है, ये क्यू आर वेक्टर है, तो मैंने क्या कहा था? क्यू आर वेक्टर को मैं इसका प्री इमेज यहाँ भी बना सकता हूँ ना, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये भी पी आर के बराबर ही होगा, और ये एंगल अगर 60 है तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा पी आर। तो पी आर जो है इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं
तो मैं सिंपली इसको कह सकता हूँ ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2 PQ क्यू आर कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा। अब आप सारा वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, 500 500 एंड कॉस 60 का वैल्यू, एंड मुझे आंसर बताओ कि आपका आंसर जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं। ये आना चाहिए 866.03 मीटर, 866.03 मीटर। ओके, आई होप ये पोर्शन जो है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग टोटल रिवीजन भी करते रह रहे हैं, वेक्टर वगैरह सब कुछ हो जा रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ फाइंड आउट करने बोलूँ वेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करके कि ये एंगल कितना होगा, रिजल्टेंट के साथ ये एंगल को अगर मैं बीटा पकड़ूँ तो ये बीटा एंगल कितना होगा, आपको इसका फॉर्मूला पता है। टेन बीटा करके हम लोग निकालते थे, इफ़ यू रिमेंबर। इसका आंसर निकालो, इसका आंसर 30 डिग्री होना चाहिए। आप फॉर्मूला से निकालो या मैथमेटिक्स यूज़ करके निकालो, इसका आंसर 30 डिग्री आना चाहिए। ओके ओके देन, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का है प्रोजेक्टाइल मोशन से है, वर्टिकल मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहे थे सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाइट। ठीक है, एक हॉल है जिसका हाइट जो है 25 मीटर है। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the wall? मीन्स अगर हम लोग बोले यहाँ से एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला गया है और ये जस्ट उसको टच होने से पहले, एकदम टच होने से पहले उठ के वापस नीचे आ गया, तो ये हॉरिजेंटल रेंज एच कितना होगा, और ये तो है इसका वैल्यू एच, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, और h का वैल्यू जो है, h मैक्स नहीं बोल सकते हम लोग क्योंकि यहाँ पे h ही हो रहा है। h इज इक्वल टू हमारा कितना हो जा रहा है, 25 मीटर। अब बताओ इस क्वेश्चन को करने में क्या डिफिकल्टीज है। आपको मैंने जस्ट फॉर्मूला अगर पता है, आपको अगर आपको प्रोजेक्टाइल का सिंपल फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट बताओ। यस, तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ जो लगेगा वो होगा हाइट का, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हर चीज़ नोन है एक्सेप्ट योर थीटा, तो उसका वैल्यू यहाँ से फाइनाइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बिठा सकते हो 25, इसको कर सकते हो 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 × g का वैल्यू आप 10 ले लो या 9.8 ले लो। ठीक है, 10 ले सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो। ठीक है, आसानी रहती है। तो फिर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल जाएगा। यस, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा निकल जा रहा है। इट इज़ 5/16। सो थीटा का वैल्यू यहाँ पे जो आएगा ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड हो जाता है। थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ 5/16, और इसका वैल्यू बिना कैलकुलेटर का आप लोग अभी तो बता नहीं सकते, तो आइदर इसका वैल्यू दिया होगा एग्ज़ाम में, ठीक है, या फिर कोई टेबल दिया होगा जिससे मेज़र कर पाओ आप। सो यहाँ पर फिलहाल याद रखो कि थीटा का वैल्यू जो होगा वो 33 डिग्री के आसपास होता है, 33 डिग्री या 33.6 डिग्री, ऐसा कुछ आएगा आंसर, 33.6 डिग्री।
सब वैल्यूज पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पे सारे वैल्यूज जो हैं u पता है, g पता है, थीटा पता है, तो आप इसका वैल्यू पुट कर दो। बहुत टाइम अगर मान लो आपको थीटा नहीं पता है, आपको सम हाउ थीटा अगर नहीं निकाल पा रहे हो, नो प्रॉब्लम, आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है। आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से कॉस कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 5/16 आया। कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लो, और फिर आपको अगर इन्वर्स वगैरह करने का झमेला नहीं पता तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना और जी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर थीटा नहीं निकाल पा रहे हो तो यहाँ सारे वैल्यूज पुट करो और इसका आंसर चेक करो 150.53 mm के आसपास आ रहा है कि नहीं, मीटर, सॉरी mm बोल रहा हूँ। ओके, 150, सॉरी 150, या सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है सीधे सिंपल सा एक क्वेश्चन है हमारा सर्कुलर मोशन से। और एक्सेलरेशन अगर पूछा है तो यहाँ पे आपको कौन सा एक्सेलरेशन होता है आप ये भी ऑलरेडी जानते हो, ये एक्सेलरेशन होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है लेकिन ट्रिकी है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिया है। देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या क्या गिवन है हमारा। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि एक्चुअली हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल, वो है 80 सेंटीमीटर, और हम लोग सबको चलो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। ओके, और क्या दिया हुआ है, और बोल रहा है कि 14 रिवॉल्यूशन कर रहा है इन 25 सेकेंड्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 25 सेकेंड में 14 रिवॉल्यूशन, तो एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 14/25, है ना, यूनिटरी मेथड से। और अगर आपको अच्छे तरीके से याद है तो इसको क्या कहा जाता था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं एन से डिनोट करता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी और एफ और एन से जिससे आपको यूज़ कर रहे हो, एफ भी बहुत जगह यूज़ होता है, एन भी बहुत जगह यूज़ होता है, आप लोग जो बुक में यूज़ करें, चलो एफ यूज़ करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 14/25। अब फ्रीक्वेंसी से हमारा फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि हमें पता है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πf, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, सो इट इज़ 2 इंटू 22/7 इंटू 14/25। तो ये हमारा आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वैल्यू, ये हो जाएगा 88/25, 88/25। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब हमारे पास ओमेगा का वैल्यू है 88/25 का होल स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू है 0.8। तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ये आएगा 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होता था याद
AC ऑलवेज क्या होता था, टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा ही सेंटर की तरफ होता था, याद करो। तो ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं हम लोग। ओके, सो ये क्वेश्चन देखो, वापस से एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक एयरक्राफ्ट है जो एक हॉरिजेंटल लूप में घूम रहा है एयर में। आप सोचोगे एयर में हॉरिजेंटल लूप कैसे हो सकता है, तो एक पर्टिकुलर प्लेन पे घूम रहा है। ठीक है, वो हवा में अपने एक ही डिस्टेंस, जो मतलब है मतलब अर्थ से एक ही हाइट पे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो है 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर। और उसका स्पीड जो है वो वर्टिकल स्पीड दिया हुआ है, देखो वर्चुअल बोल रहा हूँ मैं, मतलब लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है, लीनियर स्पीड दिया हुआ है, क्योंकि इसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर। ये है 900 किलोमीटर पर आवर। तो हमें कौन इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ कंपेयर करना है कितना टाइम्स, मतलब सिंपली एक्सेलर योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो हमें एक और रिलेशन पता है कि ए सी इज इक्वल टू जो होता है, एक तो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और दूसरा क्या वैल्यू पता था हमें, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो देखो आप चाहो तो इसको किलोमीटर पर आवर में रख सकते हो, या फिर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जी का यूनिट हमें मीटर पर सेकंड में पता है, इसीलिए हम इसको भी मीटर पर सेकंड में निकालना चाहेंगे। तो वेलोसिटी जो है ये 900 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर दो। यूनिट कन्वर्शन बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, तो इसको आप यहाँ ध्यान रखोगे। और रेडियस जो है 1 किलोमीटर को मैंने 1000 मीटर में लिख दिया। तो अब इसको जस्ट एक कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन को आप जब कंप्लीट करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए, चेकआउट चेकआउट चेकआउट, हाउ मच, 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, ये आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू। और हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये हमें पता है, वी नो g is equal to 9.8 meter per second square. Now on this argument, can we write like this, AC by g is equal to 62.5 by 9.8. So AC is equal to, इसको अगर डिवाइड आप करते हो तो इसका वैल्यू आ जाता है 6.38 के आसपास। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट है, इसलिए इसको याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वेक्टर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ मर्ज करके दे दिया है। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस बात यही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ हैं। आई और जे को तो आप लोग जानते हो, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमसे जस्ट पूछा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। बस यहाँ से यहाँ तक पहले सोचो, फिर बाकी का बात करेंगे, पहले इतना करते हैं। तो लेट कर लो ना, लेट कर लो कि पी एक वेक्टर है जो है आई प्लस जे, और इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे, ये तो बहुत आसानी से मिल जाएगा ना आपको, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि इनका दोनों का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, ये √2 आ गया। और इसका अगर डायरेक्शन आप निकालना चाहो, तो डायरेक्शन कैसे निकालते थे हम लोग, डायरेक्शन मतलब थीटा, क्या होता है ये, tan इनवर्स
पॉजिटिव में जा रहा है और y जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल इधर कहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर जो आएगा वो होगा -10 से बाहर निकल जाता था, वैसे ही tan इनवर्स से बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा -45 डिग्री। और माइनस का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज रोटेशन। हो गया -45। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर ये दो बात आपको समझ में आ गई तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसका दूसरा पोर्शन देखते हैं। दूसरा पोर्शन में बोल रहा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। एक दूसरा वेक्टर है 2i plus 3j, okay? It's not 2i and 3j, it is 2i plus 3j. Yeah, it is 2i plus 3j. Wait a minute, let me check again. Yeah, it is 2i plus 3j, correct. एक वेक्टर है 2i plus 3j, वेक्टर है a और इसका वैल्यू है 2i plus 3j। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इस वेक्टर को का कंपोनेंट बताओ। पहला तो है p के डायरेक्शन में, दूसरा है q के डायरेक्शन। p q मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसको p पकड़ा हुआ है और इसको मैंने q पकड़ा हुआ है। मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना, इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन। क्वेश्चन ये है कि कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग i plus j and i minus j। तो पहले इसके बारे में निकालते हैं। ये कुछ ऐसा सवाल होता है ना, ये कुछ ऐसा सवाल होता है, इसको आप समझो पहले, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है प्रोजेक्शन का। कि मान लो ये p वेक्टर है, सपोज करो, और ये वेक्टर है a। जब मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा समझाऊंगा ना, तो वहाँ पे ये आपको मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा, यहाँ थोड़ा सा समझो। और सपोज करो इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। दो वेक्टर है, कहीं ना कहीं प्लेन पे होगा, सपोज इस तरीके से प्लेन पे है और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग पी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग पी, इसको लिखा जाता है a cos थीटा इनटू, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, लोग कंफ्यूज हो जाओगे डॉट और क्रॉस में, जस्ट इनटू द डायरेक्शनल वेक्टर और यूनिट वेक्टर ऑफ p। ये याद रखोगे आप फॉर्मूला। और अगर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझना चाहते हो तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि अगर a का कंपोनेंट p के डायरेक्शन में क्या होता है, ये होता है, मान लो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर फिजिकली आप इस चीज़ को समझना चाहो, मान लो ये दो पेन है, ठीक है, एक मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। सपोज ए जो है ये एक ब्लू कलर का पेन है और इसके नीचे पी जो है ये एक ग्रीन कलर का पेन है। और अगर आप एकदम 90 डिग्री एंगल इसके ऊपर से अगर देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा कि इतना सा पोर्शन जो है ये आपको ब्लू दिखेगा और बाकी का जो पोर्शन इतना सा बचा हुआ है ये आपको ग्रीन दिखेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये जो जितना पोर्शन आपको P का जितना पोर्शन आपको ब्लू दिख रहा है, क्योंकि आपने ऊपर से इसको नीचे प्रोजेक्ट करके देखा है, इस प्रोजेक्शन वैल्यू को इसका कंपोनेंट कहते हैं। ये इसका फिजिकल मतलब है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है यही हम लोग बोल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए। आई होप आपको समझ में आया। इसी को हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैंने ब्रैकेट में किया ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आपको समझ में आया? बहुत ही आसान से मैंने इसका आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया, फॉर्मूला बताया, दोनों को याद रखिए, बहुत आसानी से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी हैंडल कर लेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले ज़रूरत क्या है कि हमको पहले पता तो होना चाहिए कि ये इन 2D प्लेन ए का डायरेक्शन क्या था, और हमें पता होना चाहिए, मान लो ये ए वेक्टर इसका डायरेक्शन क्या था, और हमें अभी अभी निकाला पी का डायरेक्शन क्या है, तब जाके ना हमें मिलेगा इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। P
45 डिग्री एंगल बनाता है। ए कितना बनाता है ये पता करो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तब थीटा मिलेगा। तो अब ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड भी आप आराम से निकाल लोगे। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 9, ये हो जाएगा √30। और एंगल थीटा ऑफ ए, एंगल थीटा ऑफ ए, इसका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/2 y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट। और इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर अलाउड तो नहीं है तो आपको ये ज़रूर टेबल दिया होगा। इसका वैल्यू आ जाता है 56.31। ओके, और हमें पता था कि x एक्सिस से एंगल ऑफ p क्या हो रहा था, हमारा आ रहा था 45 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एंगल बिटवीन ए एंड पी इज इक्वल टू हाउ मच? अगर डायग्राम से आप समझो तो मैं चलो डायग्राम भी बता देता हूँ। ये वेक्टर ए जो है यहाँ पे मैंने बनाया, ये एंगल जो हो रहा है ये हो रहा है 50, कितना आया था हमारा 56.31, 56.31 आ रहा था। ओके, 56.31 था और 56.31 ये वेक्टर ए है। और दूसरा वेक्टर जो हमारा था वेक्टर पी, इसका जो एंगल था ये था 45 डिग्री। तो अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो आप बोलोगे 56.31 माइनस 40। वही तो लिख रहे हैं हम लोग, 56.31 माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू हाउ मच? 11.31। ठीक है, अब हमें पता है डायरेक्ट फॉर्मूला, कॉम्पोनेंट ऑफ ए along P, ये हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लिखा था, मिस्टेक। ये हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा एंड यूनिट वेक्टर ऑफ पी। यहाँ पे भी वही करो, योर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ पी। तो ये तो हमारा आ गया था √13 कॉस, ये आ जाएगा 11.31 डिग्री। और p का यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं? उस वेक्टर को लिखो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ओके, तो ये आपका कॉस 11.31 डिग्री का वैल्यू होता है, उसको सब्सटीट्यूट करना होगा, 0.98 आता है। ये सारे वैल्यूज़ अगर आप सब्सटीट्यूट कर दो ना, सारे वैल्यूज़ अगर आप सब्सटीट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा 2.5 आई प्लस जे। ये याद रखो, 2.5 आई प्लस जे। ये मैग्नीट्यूड, ये वैल्यूज़ दिया होगा, ये कैलकुलेशन है। तो ये हो गया इसका कंपोनेंट। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहते हो तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लो आसानी से। ठीक है, ये हो गया सिंपली इसका वेक्टर। अब जैसे मैंने इसको किया है आई प्लस जे के डायरेक्शन में, आप सिमिलरली आपका होमवर्क हो रहा है आई माइनस जे के डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन निकालना। सेम प्रोसीजर फॉलो करो और मुझे आंसर बताना कितना आता है। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से, और इसको आप लोग खुद बताओ मुझे, जस्ट ये ट्रू एंड फॉल्स वाला आंसर है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बोल रहा है फॉर एनी आर्बिट्ररी मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट टाइम t1 प्लस वेलोसिटी एट टाइम t2 डिवाइडेड बाई हाफ। ऐसा होता है क्या? ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग पढ़े हो कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी दो वेलोसिटी का एवरेज कभी नहीं होता है। ये होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या होता है हमारा? नेट डिस्टेंस या नेट डिस्प्लेसमेंट
yes, RT1 by T2 minus T1, is it correct? Is it correct? Come on. Yes, this is correct. रीजन, आर्बिट्री मोशन जो पार्टिकल का होगा वो इस पाथ को फॉलो करता है। यस, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होगा, ये RT2 डिनोट कर रहा है कि डिस्टेंस T2 तक कितना हुआ माइनस डिस्टेंस T1 पे कितना था, तो दोनों का डिफरेंस आ गया और ये नीचे टाइम टेकन आ गया, ये करेक्ट है। सिमिलरली बाकी सब हैं, इसको आप चेक करो और मुझे बताना कि कौन सा सही है नहीं है। आर का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, ओके, कंफ्यूज मत होना। ए का मतलब एक्सेलरेशन, टी का मतलब टाइम। चलो लास्ट लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लेते हैं हम लोग। An aircraft is flying at a height of 3,400 meter above the ground. ठीक है, if the angle subtended at a ground observer point by aircraft position 10 seconds apart is 30 degree, what is the speed of the aircraft? Now it is very very interesting question. अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका डायग्राम बना लेते हो, इसका मतलब आपका एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा है, आप क्वेश्चन को समझ सकते हो बहुत अच्छा। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को और देखो आपका डायग्राम मेरे डायग्राम से मैच करता है कि नहीं। अगर अभी तक नहीं बनाया तो वीडियो को जरूर पॉज करके बनाओ, बार बार पढ़ो और मुझे बताओ। सपोज करो यहाँ एक एयरक्राफ्ट है, ये पॉइंट पी पे है, और यहाँ एक ऑब्जर्वर है। सपोज करो ये पॉइंट ओ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ 3400 मीटर। मतलब ये जो हाइट है ना, इस ऑब्जर्वर के ऊपर ये जो लेंथ है, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ओ पी है तो इसको आर दे दिया, तो ये ओ आर का वैल्यू है 3400 मीटर। अब बोल रहा है कि ये एयरक्राफ्ट में जो बंदा बचा बैठा हुआ है वो इस पी पॉइंट से एक दूसरा पॉइंट है क्यू, यहां तक पहुंच जाता है सिर्फ 10 सेकेंड में। पी से क्यू तक पहुंच जाता है सिर्फ 10 सेकेंड में, और इस ऑब्जर्वर के हिसाब से पी और क्यू के बीच का जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री। आई होप अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि इस एयरक्राफ्ट का स्पीड कितना है। तो आपको पता है कि P से Q तक पहुंचने में इसे 10 सेकेंड लग रहा है, तो आपको बस P और Q का डिस्टेंस तो निकालना है। बस क्वेश्चन समझने का देर था, बाकी क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। तो अगर ये 30 डिग्री टोटल एंगल है तो ये 15 डिग्री होगा और ये एंगल भी 15 डिग्री होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्लियर? और हमें पता है, अगर एंगल ये पता है तो हम बोल सकते हैं 10-15 डिग्री इन ट्रायंगल ओ पी आर। इस ट्रायंगल ओ पी आर में मैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, रिमेंबर मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था, LAL KK, ठीक है।
मोशन इन टू डायमेंशन